नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर उसे दिशा देने की कोशिश करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश के उस हिस्से की जहां 40% आबादी और 60% पशुपालक जीवन गुजर बसर करते हैं। लेकिन ये वो क्षेत्र है जहां की खेती बारिश के पानी की मोहताज है। जी हाँ, बारानी क्षेत्र। हरित क्रांति में कृत्रिम सिंचाई साधनों के जरिए इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आज भी देश की स्थिति ये है कि कुल खेती के रकबे की आधे से ज्यादा खेती बारिश के पानी की मोहताज है। तो आज चर्चा इसी क्षेत्र की। ऐसे में जबकि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी की जाए, ऐसे में इस क्षेत्र के ओर गौर करना जरूरी है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां उत्पादकता कम है। इसके साथ ही अकाल के अंदेशे से ये क्षेत्र घिरा रहता है। तो ऐसे में क्या होगा इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, उन योजनाओं पर कितना अमल किया जा रहा है, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे आज के वाद संवाद कार्यक्रम में। और इसके लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकार यानी कि नारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अशोक दलवाई, और इसके साथ ही नारा के सदस्य डॉक्टर विश्वेश्वर रथ। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर बी वेंकटेश्वरालू, और इसके साथ ही केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर KPR विट्ठल। और इसके साथ ही हम बता दें कि क्रीड़ा से ही हमारे साथ डॉक्टर रविंद्राचारी जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारी दूसरी ओर मौजूद है इस देश के बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ जो इन्हीं बारानी क्षेत्र के भविष्य को लेकर विचार मंथन करने के लिए जुटे हैं। तो इनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देश की आधी से कुछ ज्यादा खेती रेनफेड यानी बारिश के पानी पर निर्भर है। इन इलाकों से हमारी खाद्य उपज का करीब 45% योगदान है। चिंता की बात यह है कि इसमें औसत उत्पादकता का स्तर प्रति हेक्टेयर में 1 टन से भी कम है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने और वर्षा सिंचित कृषि के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने 4 क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ये क्षेत्र हैं पारिस्थितिकीय प्रणाली पर ध्यान देना, पैदावार में वृद्धि करना, सूखे के असर को कम करना और गरीबी को कम करना। इसके लिए विकास के अभिन्न अंग के रूप में संरक्षित कृषि, एकीकृत कृषि, कुल उत्पादकता, सुरक्षात्मक तरीकों से सिंचाई, स्थायी और उच्च कृषि आय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहल है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें प्रति बूंद अधिक फसल भी शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे आमदनी बढ़ाने वाले उपायों पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार खेती के कई पहलू मिलाकर बनने वाले इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या समेकित कृषि प्रणाली के साथ मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है। सरकार की कोशिश बारानी इलाकों में जोखिम कम करने वाली रणनीतियों को सफल बनाना है। बारानी खेती में सही कदम उठाने के लिए आंकड़ों को एकत्र करने पर ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश है कि ये आंकड़े जिलावार हों, ताकि योजना को अंतिम रूप देने से पहले ये समझ लिया जाए कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकता क्या है। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर दलवाई, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि 70 साल के बाद भी ऐसी क्या वजह है कि आज भी हमारी आधी से ज्यादा कृषि जो है वो मॉनसून की मोहताज है। धन्यवाद। ये तो कभी संभव नहीं कि एक देश का जितना कृषि भूमि होगा वो सब एक डिपेंडेबल इरिगेशन के जहर आ सकता है। हमारे देश में जितना पानी का एक बजट है, रिसोर्स है, उसको जब हम पूरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब भी बहुत सारे ज़मीन ये बारिश पर ही निर्भर रहेगा।
तो इसलिए हमको हमारे जो टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, इसको इस तरीके से हमको कराना पड़ेगा जैसे कि इस रेनफेड सिस्टम्स में भी किसानों को ठीक उनका आय होगा और उनका जो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, ये सब एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। तो ये कभी भी संभव नहीं कि हम भविष्य में भी हमारे रेनफेड सिस्टम्स को मना कर सकते हैं। इसको हम सब याद रखकर ही हमारे जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस है, हमारा जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है और पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, ये सब ये जो पैकेजेस को इस तरीके से हमको टेलर करना पड़ेगा। जी, वेंकटेश्वरलू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देश की कृषि में अगर इस बारानी क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसकी भूमिका कैसी है? बारानी क्षेत्र से हमारा जो अन्न धान्य उत्पादन में से करीब 40% हमारे बारानी क्षेत्र से आता है। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दलहन और तिलहन, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन बारानी क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण बात। जैसा तूर हो, कोई भी अपना दलहन फसल का पूरा बारानी क्षेत्र से आता है। इसके साथ साथ 60% जो हमारे जो लाइफ स्टॉक है, एनिमल कम, ये भी बारानी क्षेत्र से आता है। मतलब बारानी किसान का जो अपना मेन उनका जो स्टेबिलिटी जो आता है वो सिर्फ लाइफ स्टॉक से। तो इसलिए ये पूरा एक फार्मर्स इकोनॉमी के साथ साथ देश का भी जो पूरा फ्रूट प्रोडक्शन में 40% जो फूड प्रोडक्शन अन्य धान उत्पत्ति सिर्फ बारानी क्षेत्र से आता है। इसलिए अभी जैसा हमने सुना है कि अपना देश में पूरा सिंचन सुविधा हमने पूरा करने के बाद में भी 50% जो ज़मीन है, जो अपना नेट सोन एरिया है, वो हमेशा के लिए रेन फेड ही रहेगा। तो उसमें जो किसान हैं उनके लिए लाइवलीहुड, उनका आय बढ़ाने का तरीका, उनका जो इनकम और फूड प्रोडक्शन अपना देश के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए हमको जरूर ये बारानी क्षेत्र के ऊपर बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्षेत्र बारानी ही रहेगा, लेकिन ऐसे में इसके समाधान और उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी मैं, तो विठल, इस क्षेत्र की अगर मुख्य समस्याओं का अगर जिक्र किया जाए तो आप क्या मानते हैं, कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? इस मेजर प्रॉब्लम यह है कि रेनफॉल को ऊपर पूरा भरा खेत चलना पड़ता है जी। इसके लिए 3 जगह, एक अर्ली ड्राउट, पहले 30 दिन का, और बीच में 30 दिन का मिड ड्राउट, और वो पूरा ग्रेन्स आने के समय टर्मिनल ड्राउट। ये पूरा 3 ड्राउट्स इसको क्रॉप को अफेक्ट करता है। इसलिए ये टर्मिनल ड्राउट सबसे नाजुक है, वेरी सेंसिटिव। सो in this period they require water for grain filling. इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजीज तो बन चुका है। इसमें एक पान टेक्नोलॉजी है जी। पान टेक्नोलॉजी में मिनिमल इरिगेशन दे सके तो उस समय पूरा फल मिल सकता है। ठीक है। और बीच का उतना करने के लिए कुछ नहीं है, मच नीड नॉट बी डन, बट पहले डिले हो जाएगा तो लास्ट पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तकनीकी विकास किया जा रहा है और उसमें हम जानेंगे कि इस पर कितना अमल हो पाया है। डॉक्टर दलवाई, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि नारा के कार्यपालक आप अधिकारी तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए जो सुझाव देने वाली समिति है उसके भी आप प्रमुख है। तो ऐसे में बताएं, इस क्षेत्र की भूमिका कितनी अहम हो जाती है जब आय दुगनी करने की बात करते हैं? तो क्या सबसे पहले जरूरी ये नहीं है कि असिंचित क्षेत्र के किसानों की आमदनी कम से कम सिंचित क्षेत्र के किसानों की आमदनी जितनी हो? आप ठीक कह रहे हैं। जब सरकार का ये लक्ष्य है कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करनी है जी, इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य ये भी है कि जिन किसानों का आय कम है उन पर विशेष ध्यान हम दें, क्योंकि ये हमारा देश का हर समय यही प्रयास रहा है कि ग्रोथ के साथ एक इक्वालिटी, सबका विकास होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हमारा जो DFI स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में ऐसा हमने सुझाव दिया है कि जिस देश में, जिस राज्यों में, जिस ज़िले में हमारा प्रोडक्टिविटी कम है, वो क्रॉप में हो
या एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी लाइफ स्टॉक में हो, पोल्ट्री में हो, उन क्षेत्र में कैसे हम अधिक बढ़ावा ग्रोथ कर सकते हैं। जी जी। तो इसलिए ये जो हमारे स्ट्रैटेजी में ये रेनफेड एरिया जो है, जहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, हम जानते हैं, तो इन इलाकों में इस प्रकार के क्रॉप अलाइनमेंट की ज़रूरत है। जी। जैसे सस्टेनेबल होगा, उसके साथ हमारा प्रोडक्शन भी सस्टेनेबल होगा, स्टेबल होगा, और आय स्टेबल हो सकता है। ठीक है। इसलिए हमने ये सजेशन किया है कि हमारा मिलेट्स जो है, मिलेट्स के साथ पल्सेस, ऑयल सीड्स, और इन तीनों के अलावे ये जो डेयरी लाइफ स्टॉक है, क्योंकि वो क्रॉप रेसिलिएंट है, क्लाइमेट रेसिलिएंट है, तो इस क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप सेक्टर और एग्रीकल्चर सब सेक्टर को ज़्यादा महत्व देने के लिए हमारा सुझाव है, और उस तरीके से हमारा प्रोग्राम भी हम बना रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रथ, यहाँ पर आपसे भी और विस्तार से जानना चाहेंगे कि उत्पादकता की बात हो रही है और ये इस क्षेत्र की एक समस्या है, कम उत्पादकता। ऐसे में जबकि टोपोग्राफी नहीं बदली जा सकती और इसके साथ ही जो बारिश की मात्रा है उसे नहीं बदला जा सकता है, क्या रणनीति है? करीब 90% जो व्हीट जो होता है वो इरिगेटेड एरिया में होता है, करीब 50% चावल वो भी इरिगेटेड एरिया में होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन का जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन वो इरिगेटेड एरिया में होता है। जैसे डॉक्टर वेंकटेश्वर साहब बता रहे थे, ऑयल सीड पल्सेस करीब 80% ऑयल सीड एंड पल्सेस होता है रेनफेड एरिया में। अगर प्रोडक्शन को पूरा मात्रा में ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो ओवरऑल प्रोडक्शन करीब 55 to 60% जो आता है इरिगेटेड एरिया में आता है जी। उसमें करीब 3 टन पर हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, एंड ये रेनफेड एरिया में करीब एवरेज 1 टन पर हेक्टेयर होता है जी। क्यों वो भी ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिविटी कम है, कुछ क्रॉप्स ऐसा होता है जिसका प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमें मेनली, क्योंकि यहाँ बारिश आधारित है जी, उसमें बहुत एरिड एंड सेमी एरिया बहुत है, जहाँ के भी 600-700 mm पानी होता है, एक ही क्रॉप हो पाता है, तो इसीलिए भी प्रोडक्टिविटी कम होता है जी। तो वहाँ कैसे जल संरक्षण किया जाएगा, कैसे मॉइस्चर मिट्टी के अंदर कैसे रहेगा, एंड ऐसे प्रोडक्शन क्रॉपिंग सिस्टम लिया जाए जो कि जैसे जितना जल अवेलेबल है उसके मुताबिक क्रॉप लिया जाए, उसके लिए हम लोग सारे विभिन्न तकनीक एंड ऑल्सो क्रॉपिंग सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्राचार्य जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बातचीत हो रही है, ऐसे में इस क्षेत्र में पशुपालन पर निर्भरता काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसे में पशुपालन करने वाले जो हैं पशुपालक, उनके लिए किस तरह की रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं? जैसा वेंकटेश्वर साहब ने कहा है, ये भारानी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में लगभग 60% का जो है एनिमल पॉपुलेशन, इनका कई क्षेत्र में इनका जीवन धारा भी है किसान का। जैसा हमने पश्चिम राजस्थान में देखने से ये एनिमल कंपोनेंट से ही जुड़ा हुआ है उनका जो जीवन धारा, फसल के साथ भी। तो रणनीतियाँ ऐसा है कि इसमें इनका जब सूखा पड़ता है उस समय इनका चारा का कमी पड़ता है, और उनका न्यूट्रिशन जो कहते हैं, उनका जो फीड सप्लीमेंट वगैरह का भी बहुत ज़रूरत है। एनिमल हेल्थ केयर भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का भी कई प्रोग्राम्स है, और राष्ट्र क्षेत्र में भी, राष्ट्र स्तर पर भी कई प्रोग्राम्स है। जैसा महाराष्ट्र में भी सूखा जब पड़ता है, कैटल कैंप्स होता है, और उनके पानी के लिए, चारा के लिए भी व्यवस्था किया जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का काउंसिल का परिषद का भी कई संस्थाएं हैं, इसके में ये पशुग्रास का चारा का भी कुछ प्रोग्राम्स अनुसंधान भी हो रहा है, कई तकनीकी भी हो रहा है। जैसा इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झांसी में है, उनका भी कई चारागाहों का भी जैसा इन्होंने अपनाया है, किसान का क्षेत्र में चारागाह का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कई इस तरह के जानवर के लिए अच्छा करने के लिए कई संस्थाएं हैं। साथ ही तकनीकी विकास की बात हो रही थी। वेंकटेश्वर आलू जी, आप बताएं हमें कि इस क्षेत्र के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं तकनीकी विकास के लिए, और कहां तक ये किसानों तक पहुंच रही है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मृदा और जल संरक्षण जी, और ये बारिश के पानी को जमीन पे इकट्ठा करना और नमी बढ़ाना। इसके लिए पूरा देश में हमारा एक ICR का 25 तक ऐसा केंद्र है, जहाँ पे जो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, हर एक जगह में अपना अपना तकनीक उन्होंने डेवलप किया है। और दूसरा
एक हमारा एक आम धारणा है कि भाई बारानी खेती में खाद यूज करने की जरूरत नहीं, वो गलत है। और यहाँ भी फर्टिलाइजर बड़ा महत्वपूर्ण इनपुट है। और करीब हम देखते हैं कि जब किसान की जो उत्पादकता है उसको अगर दुगनी करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, उसमें 25% जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ फर्टिलाइजर से आता है। तो सॉइल टेस्टिंग मतलब मृदा परीक्षण करने के बाद में उसके आधारित सही मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करना भी बहुत जरूरी है। और एक तो मृदा और जल संरक्षण, फर्टिलाइजर यूज करने का, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सही का सीड यूज करने का। क्योंकि एक हमारे पास पूरा देश में हर एक प्रांत के लिए ड्राउट टॉलरेंट सीड है, शॉर्ट ड्यूरेशन का वेराइटीज है, हर एक क्रॉप में है। और ये सीड का उत्पादन भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, ICAR के संस्था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सभी मिलके करते हैं। फिर भी थोड़ा शॉर्टफॉल रहता है, कभी कभी 50-60 तक डिमांड ही हम पूरा कर पाते हैं। बाकी जो बीज जो है किसान बाहर से लेते हैं, मार्केट से दूसरे किसान से लेते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत तो हमारा बीज का जो गुणवत्ता में थोड़ा कमी पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा एक तो ये सीड उत्पादन, सीड का जो उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए हमको कुछ कदम उठाना चाहिए। और दूसरा एक मृदा परीक्षण, जो सॉइल टेस्टिंग जो हो रहा है, और वो इरिगेटेड एरिया में जैसा होता है, इधर रेनफेड में भी उतने ही जोर से हमको करना चाहिए। उल्टा ये रेनफेड एरिया में ये जो विविधता, हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा है। हर एक किसान का जमीन अपना अलग है, उनका क्योंकि फसल अलग है, उनका अपना फर्टिलिटी अलग है, इसीलिए सॉइल टेस्टिंग यहाँ भी उतना ही जरूरी है जितना इरिगेटेड एरिया में। और उसके साथ साथ बाकी यांत्रिकरण, जो क्योंकि आजकल लेबर का शॉर्टेज वहाँ भी है, तो वो भी जो ऐसे में डॉक्टर विठल, यहाँ पे किस तरह के सिंचाई के साधन हैं जिन्हें विकसित और किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़े? और जैसे कि बताया कि वैरायटी जो बीज है उसके भी और विकसित करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे में जबकि पानी की उपलब्धता कम है, किस तरह के सिंचाई के साधनों की ज़रूरत है? जी, ये मुख्य मुद्दा है। इसी में ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 3 साल किया तो इसके बाद ड्राई स्पेल पे भी वो क्रॉप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में और भी है कुछ सिंचाई है कि फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी वही उधर पैदा हुआ है वेस्ट सॉइल में डाल सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाए तो इसका कास्ट भी अच्छा मिलता है, और कमी पानी से ज़्यादा क्रॉप मिल सकता है, और वेस्ट भी रिसाइकिल कर सकता है। ठीक, बिल्कुल। और कौन कौन से मॉडल है जिनका विकास किया जा रहा है ताकि जो बारानी क्षेत्र है वहाँ की खेती को और संवारा जा सके? इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम वाद संवाद में। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे संवरेंगे बारानी खेती के दिन, इस विषय पर, और बहुत से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का दूसरा दौर शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना के बाद भी वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसानों को राष्ट्र के विकास की कुंजी माना जाता है, पर साथ ही यहाँ की कृषि पर चरम मौसम की परिस्थितियों का भी अधिक बुरा असर देखने में आता है, जबकि गैर वर्षा आधारित क्षेत्रों में खराब मौसम का असर भी कम ही पड़ता है। वर्षा सिंचित कृषि करने वाले किसानों के लिए कृषि की तैयारी में मिट्टी जल का बहुत ही महीन संतुलन बिठाना होता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समग्र और टिकाऊ विकास के लिए नवीन नीतियों, ज्ञान और उचित प्रौद्योगिकियों का विकास आवश्यक है।
हालांकि एक समस्या ये भी है कि कृषि राज्यों का विषय है और इस तरह की खेती के विकास के लिए राज्यों को अपनी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करना जरूरी है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विकास कार्यों में सबसे बड़ी चुनौती जोत का छोटा होना है। किसानों को प्रेरित कर संगठनात्मक तरीके से सहकारी या सामूहिक खेती से कुशल प्रबंधन हो सकता है, जिससे आमदनी में इजाफा हो सकता है। जैव प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, कृषि ऋण, भंडारण और प्रसंस्करण, फसल विविधीकरण, भूमि नियमों में सुधार और खेती के अधिकार, कृषि औद्योगिकीकरण, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कामों में निवेश बढ़ाना होगा और विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। पशुपालन वर्षा सिंचित खेती का एक अभिन्न अंग है। डेयरी और पशुधन को उचित महत्व देकर वर्षा सिंचित कृषि के जोखिमों को कम किया जा सकता है। सतत विकास रणनीति को अकेले कृषि क्षेत्र में लागू करने से वांछित परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते। कृषि विकास कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास, उद्योग व्यापार और विपणन, वन विकास जैसे अन्य विभागों के विकास कार्यक्रमों से जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर दलवाई, आपने ब्रेक से पहले बताया भी था कि कई विषयों पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है ताकि ये जो बारानी क्षेत्र है उनकी दशा को सुधारा जा सके। इसमें मोटे अनाज पर भी जोर दिया गया है और हम न्यूट्री सीरियल वर्ष भी मना रहे हैं। ऐसे में बताएं कि किस तरह से भला होगा इन किसानों का अगर वो मोटे अनाजों की ओर रुख करते हैं, और आज की स्थिति क्या है? मोटे अनाज जिनको हम मिलेट्स कहते हैं और जिनको अब 20 साल हमारे मंत्रालय ने मरु नामकरण किया है, इसका नाम है न्यूट्री सीरियल्स। क्योंकि ये जो मिलेट्स है, हमारे देश में 9 प्रकार के अलग अलग राज्यों में मिलेट्स हम कल्टीवेट करते हैं। देखा गया है कि पिछले 30 साल में जैसे इरिगेशन बढ़ता गया है और जहाँ जहाँ इरिगेशन का फैसिलिटीज़ किसानों को मिला, उन्होंने ये मिलेट्स को छोड़कर ये पैडी या वीट या कॉटन, शुगर केन, ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स या वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को अपनाया है। मगर इस कारण से क्या हुआ है कि हमारे जो मिलेट्स का एरिया था वो 40 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 17 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है। और इसके साथ हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ सकता था वो जहां था वहीं पर रह गया है। ये 2017-18 में हमारा मिलेट्स का उत्पादन हुआ है 16 मिलियन टन। मगर अब सबका ध्यान ये आकर्षित हो रहा है कि न्यूट्री सीरियल्स है, ये जो न्यूट्रिशन दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है कंजम्पशन के लिए, साथ साथ हमारे किसानों का आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज का भी कुप्रभाव है। तो ऐसे प्रदेशों में हम ये जो क्रॉप रेजिलिएंट क्रॉप्स है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मिलेट्स ऐसे क्रॉप्स है, वो क्रॉप रेजिलिएंट है और कम पानी में भी वो उत्पादन हो सकता है। तो इसलिए केंद्र सरकार अब राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये विशेषकर ये जो वाराणसी प्रदेश है वहाँ उस इलाकों में मिलेट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और इस साल को हमने नेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के रूप में हम मना रहे हैं। और हम ये जो रोड मैप है, इस रोड मैप में हम किसानों को जो नए सीड्स है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है और ये नेशनल सीड हमारा नेशनल सीड चेन के साथ इंटीग्रेट करके सब ये जो सीड्स को पहुंचाने के लिए हम सब तरीके कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है जहां प्रोडक्टिविटी कम है और हमारा NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत एक हमारा सब मिशन मिलेट्स का या न्यूट्री सीरियल्स का सब मिशन हमने इस साल लॉन्च किया है, ताकि हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि 2022 तक हमारा जो न्यूट्री सीरियल्स का प्रोडक्शन जो है 17 मिलियन टन से बढ़कर कम से कम 22 मिलियन टन हो और 2030 तक इसको हम 30 मिलियन टन तक हम ले जाना चाहते हैं। ये तो बात हुई मोटे अनाज की। अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वेंकटेश्वर आलू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन मोटे अनाज के अलावा भी फल, फूल, सब्जी, बाकी अनाज भी है, तो ऐसे में बताएं कि इनकी खेती की किस तरह की संभावनाएं हैं और ख़ास तौर पर अगर समेकित खेती या मिश्रित खेती, इस तरह के जो मॉडल है वो कितने सफल होंगे बारानी क्षेत्र में? जैसा पहले मैंने कहा था कि ये जो लाइव स्टॉक का जो पशुपालन का जो है महत्वपूर्ण
जी। रोल है इसमें रेन फेड में। और जैसा हमने देखा है कि कोई भी किसान तो बारानी खेत पे जो आधारित है वो सिर्फ फसल बोने से उनका आमदनी ज़्यादा नहीं बढ़ता। उनके साथ साथ एक तो पशुपालन, दूसरा हॉर्टिकल्चर और मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, ये सब एक मिश्रित खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो मॉडल हम कहते हैं, ऐसा हमने पूरा देश में ICAR ने कुछ 25 ऐसा मॉडल विकसित किया है जो कम पानी वाला क्षेत्र के लिए एक अलग मॉडल, और उड़ीसा और बंगाल जैसा ज़्यादा बारिश जो होता है उसके लिए अलग, वहाँ पे एक डक फार्मिंग, राइस फिश इंटीग्रेटेड कल्चर, और जैसा मरु क्षेत्र राजस्थान वहाँ के लिए अलग। तो ऐसा अनेक मॉडल्स हैं, ये पूरा सिफारिश किया गया और इसके लिए एक अच्छा प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ कुछ 5-6 साल के बाद में एक ऐसा मॉडल आए, ऐसा मतलब माहौल बनेगा कि किसान जरूर एक सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर आधार नहीं पड़ेगा, बाकी भी, ताकि उनका आमदन ओवरऑल इनकम बढ़ेगा। जी डॉक्टर विठल, यहाँ पर आपसे जानूंगी मैं कि लगभग 150 जिले हैं जो इस बारानी क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में क्या उनमें भी अलग अलग कुछ कैटेगरीज बनाई गई है? उनके लिए क्या अलग अलग तरह के मॉडल बनाए गए हैं या एक ही तरह का मॉडल इन 150 जिलों के लिए सफल रह सकते हैं? एक ही मॉडल सभी जगह नहीं चलता है, इसलिए मॉडल्स अलग अलग बना सकते हैं। और इसका फार्मर, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर, उन लोगों को भी मॉडल्स अलग अलग होता है, क्योंकि वो इनपुट कितना देता है और आउटपुट कितना चाहिए, वो उसको दोनों को बैलेंस करके मॉडल बनाते हैं। ठीक है। डॉक्टर रविंद्राचार्य जी बताएं कि यहाँ पर जो मार्जिनल फार्मर है, यानी कि जो सीमांत किसान है, उनकी संख्या कैसी है और वो किस तरह से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं? उन्हें किस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए कृषि में? भारत देश में इस जो किसान है लगभग 80% के लोग छोटा और सबसे छोटा किसान ऐसा अभी उनका जीवन धारा बना रहा है सूखा ये बारानी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। मतलब इनका जीवन धारा ही ये बारानी कृषि क्षेत्र जैसा बन गया है। और ये 80% का जो किसान है स्मॉल एंड मार्जिनल, उसमें जो बारानी में जुड़ा हुआ है, उनका आबादी बढ़ाने के लिए जैसा हमने बदलता हुआ वातावरण और उनका, जैसे साहब ने कहा है कि वेंकटेश साहब ने, कि मृदा और जल संरक्षण और उनका पशुपालन के साथ जोड़ना, बागवानी के साथ जोड़ना और अलग तरह के, मतलब उनका जो इनकम बढ़ाना, उनका आदाय जैसा बढ़ाना है कि आज का दिन से आगे कैसा बढ़ाना है। जैसा हमने पश्चिम राजस्थान में देखा है, पशुपालन का ज़्यादा योगदान है। जहाँ बारिश कम है वहाँ पशुपालन का जैसा ज़्यादा इनको इनकम दे सकता है। जैसा मध्यम, जैसा 1000 मिलीमीटर से लेकर 2000 या 15,000 तक ने, उनके लिए अलग मॉडल हो सकता है। इसलिए इसमें मसला क्या है कि जो किसान आज का दिन में जो कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उनको आगे बढ़ाना है और अलग अलग जो पद्धति, समग्र कृषि पद्धति में लेके आने की जरूरत ज़्यादा है। वो जैसा है वो आधुनिक पद्धति जो फसल में इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, पशुपालन के में जो इम्प्रूव्ड ब्रीड लेके आने का, एनिमल न्यूट्रिशन का, फॉडर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ डॉक्टर रथ, यहाँ पर आपसे जानेंगे कि जो बारानी क्षेत्र है वहाँ पर जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है और ऐसे में केवल खेती पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पशुपालन भी है, उसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बावजूद क्या इसके अलावा भी उनमें कुछ कौशल विकास करके या कुछ और भी तरीके अपना करके उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही? कुछ योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं? जैसे एक्चुअली वेंकटेश्वर साहब जैसे बताए थे, मेनली जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेन मुद्दा है, जहाँ एक्चुअली रेनफेड एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो जितना सपोज हम पॉन्ड बनाते हैं, चेक डैम बनाते हैं पानी स्टोर करने के लिए, लेकिन वो पानी 1-2 इरिगेशन में खत्म हो जाएगा अगर सही उपयोग नहीं किया जाए। तो अभी सरकार जो अभी प्रिसीजन इरिगेशन, जो माइक्रो इरिगेशन रेनफेड एरिया में खूब प्रयोग कर रहे हैं। पहले 5 लाख हेक्टेयर जो हम कवर कर रहे थे, करीब करीब 10-11 लाख हेक्टेयर अभी साल में हम कवर कर रहे हैं। एंड मोस्टली रेनफेड एरिया फार्मर को ज़्यादा हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। एंड और एक प्रॉब्लम जो है रेनफेड एरिया में, जो ग्राउंड वाटर भी काफ़ी नीचे जा रहा है, क्योंकि पानी खेती करने के लिए पानी बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे मिक्स फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्रॉप अलाइनमेंट हो, जितना पानी मिल रहा है उसके अनुरूप क्रॉप कैसे किया जाए। जैसे शुगर केन साहब जैसे बता रहे थे, शुगर केन, कॉटन, जहाँ पानी मिल जाता है फार्मर थोड़ा उसके लिए
चले जाते हैं, कैसे पैडी बना है, शुगर केन, कॉटन, तो उसको भी अगर फार्मर ले भी रहे हैं तो उसको अगर प्रिसिशन इरिगेशन करे, माइक्रो इरिगेशन करे, कैसे मिनिमम पानी खर्चा हो एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीट ना हो एंड अदर क्रॉप अलाइनमेंट और एक्टिविटी इन उसके तरह साथ की हो। रणनीतियां तैयार की जा रही है और उसे अमल में लाने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। वाद संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे संवरेंगे बारानी खेती के दिन इस विषय पर, और विशेषज्ञ मेहमानों के साथ ही देश भर से आए वैज्ञानिक विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी विषय पर मंत्रणा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इनके पास चलते हैं और इनसे कुछ सुझाव लेते हैं, इनकी राय जानते हैं कि कैसे वो सोचते हैं कि जो बारानी क्षेत्र के किसान हैं उनकी दशा दिशा सुधारी जा सकती है। तो कुछ सुझाव जो आप लोगों में से देना चाहेंगे कि बारानी क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। कृपया सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर सुनील तिवारी, विभाग अध्यक्ष फसल उत्पादन विभाग, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी कि बारानी क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की कमी रहती है, ये बिल्कुल सही है। पशुओं की वैसे भी देश में 36 से 40% हरे चारे की कमी है, लेकिन बारानी क्षेत्रों में इसकी समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए पशुओं को अच्छा चारा और स्वादिष्ट चारा देने की ज़रूरत है, ताकि बारानी क्षेत्रों में जब वर्षा कम होती है तो किसानों के लिए आय का साधन, मुख्य साधन आजीविका के लिए पशुपालन ही होता है। उस समय पशुपालन को बढ़ाने के लिए, चारे को समृद्ध करने के लिए जो सामुदायिक ज़मीनें हैं, गोचर ज़मीनें हैं, उसमें बहुवर्षीय घासों को लगाना और उस क्षेत्र को सामुदायिक और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ या ये पार्टिसिपेटरी मोड में उसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरा, भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी ने संकर नेपियर और गिनी घास जैसी बहुवर्षीय चारा घासों का विकास किया है, जो कि हमारे बारानी क्षेत्रों में विशेषकर बागानों में या मेड़ों में उन चारा घासों को लगाया जा सकता है, जो 2-3 साल तक अच्छे से चारा दे सकते हैं और साल में 4 से 5 बार कटाई द्वारा हरा चारा मिल सकता है। इसके साथ साथ जब आप मानसून में ज़्यादा घासें होती हैं या हमारे पास ज़्यादा चारा होता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है और साइलेज बनाया जा सकता है, और उस साइलेज और संरक्षित चारा को जब पानी कम बरसता है या जब सूखा पड़ता है उस समय खिलाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें किसान भाई अपना सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं। जी, आपको सुझाव देना चाहते हैं, क्या किया जाना चाहिए? मेरा नाम अनूप श्रीवास्तव है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मैं आता हूँ। मेरा सोचना ये है कि कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे को पहलू हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रही बात बारानी क्षेत्र में, बारानी क्षेत्र में मृदा और जल संरक्षण के प्रबंधन को सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, और उसके माध्यम से चूंकि कृषि और पशुपालन कोई खास उपाय यहाँ पर आप सुझाना चाहेंगे? खास उपाय ये हो सकती है कि कम पानी में जो फसलें परंपरागत तरीके से लोग उगाते आए हैं, ठीक है, उसमें अगर तकनीकी मदद हम तमाम रिसर्च जो संस्थाएं हैं वो और सपोर्ट कर सकें, ताकि उनके बीज जो अच्छे किस्म के मिल सके, और साथ में अल्टरनेटिव जो लाइवलीहुड के जो ऑप्शन है जैसे किचन गार्डनिंग, ठीक है, तो आसपास के एरिया में वो उपयोग कर सकते हैं। और मेरा जो कहना है कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है, तो उनके पशुओं के जो मिल्क है, मिल्क को सेल कर सकते हैं, और प्लस उसके जो बीट हैं उसका अपने फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आजीविका के लिए कुछ और एक वो जो चक्र है, उस चक्र को बनाए रखना और उसको प्रमोट करना, ये ना कि हम
बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है। कुछ इस तरफ जो लोग बैठे उनसे भी हम सुझाव ले लें, कुछ बताना चाहेंगे क्या उपाय होने चाहिए इस तरह के क्षेत्र के लिए? वैल्यू एडिशन पे हमको थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहिए कि जो भी वो उनका सरप्लस क्रॉप है उसको थोड़ा सिंपल ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग से भी उसका काफ़ी मूल्यवर्धन हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा हमको किसानों को ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग जी, यानी कि मूल्य संवर्धन किया जाना चाहिए। कुछ और इधर से आप लोग सुझाव देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम उस्मान है, मैं क्रीड़ा हैदराबाद से हूँ जो बारानी खेती से जुड़ा हुआ है और मैं खुद भी जुड़ा हूँ कई सालों से। तो ये बारानी खेती जैसे दलवाई साहब ने बताया कि जितनी भी आप कोशिशें करें तो 50% से ज़्यादा बारानी ही रहेगी जी। और हमें ऊपर बारिश के ऊपर ही सर उठाकर ही बादल की तरफ ही देखना पड़ेगा और बादल से जो पानी आएगा, जो पानी को रोकने के उपाय करने हैं। पानी के रोकने के उपाय हमने कई दरियाफ्त किए हैं, कई वाटरशेड मैनेजमेंट के तवस्सुस से हमने कई मिलियन हेक्टेयर्स को ट्रीट किया है, जहाँ पे कि अपनी फसलें की पैदावार ऑलरेडी दुगनी हो चुकी है। आमदनी बढ़ाने के लिए तो उसके लिए और दूसरे ज़रा हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो हमारे पास कई उपाय हैं, जिसके लिए एमएसपी ऑलरेडी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि भाई ये कम पैदावार की लागत रहेगी ये पैदावार के लिए। उसके अलावा जो हम लोग चाहते हैं कि भाई हर किसान के पास एक छोटा तालाब हो, फार्म पांड हो, जो कि वो पानी जब बरसात होगी तो बोल के नहीं होगी कब बरसात ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कब नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो ये बरसात का जो पानी उन्होंने जो स्टोर किया है वो पानी को वो रिसाइकिल करें, चाहे ड्रिप से करें, चाहे स्प्रिंकलर से करें, चाहे रेन गन भी एक अच्छा उपाय है जो कि आसानी से जरी देर में पानी फेंक सकता है। तो ये उपाय तो हैं उस्मान जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक किसानों ने इसको इस तरीके से अपनाया क्यों नहीं है, कहाँ कमी आ रही है? देखिए, जो भी ये पानी को रोकने या स्टोर करने के जो उपाय हैं वो ज़्यादा लागती है जी। पैसा किसान जो हमारा किसान जो गरीब है, इरिगेटेड किसान जो होता है ना, जहाँ पे आपने किनाल के कई बड़ी किनालें निकाली हैं, गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों खर्च किया है उनके ऊपर, हमारे किसान पर बहुत कम खर्च किया है। हमारे किसान की जब बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं कि भाई ये बहुत महंगी चीज़ है, फार्म पांड बनाना है बहुत महंगा है, ये महंगी देखिए सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो सस्ते के पीछे मत जाए, थोड़ी सी महंगाई की तरफ दो भी तवज्जो दें, पानी का उपाय करें। यहाँ पे दलवाई जैसे कि क्या इसका भी कुछ उपाय निकाला जा रहा है? क्योंकि उपाय तो है लेकिन वो लागत भी मांगते हैं, जो किसान है वो इतने समर्थ नहीं है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोशिश हो रही है? बहुत सारे कोशिश तो किया जा रहा है, जैसे कि ये नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी को गठित किया गया है इसी कारण से कि अब हम रेनफेड एरिया में विशेष ध्यान दें और हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि सरकार के जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज को रीओरिएंट करना है, रीडिजाइन करना है। ठीक है। और इसके साथ हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार का बजट तो बढ़ता ही जा रहा है हर साल। उसके साथ कृषि मंत्रालय के साथ साथ अलग मंत्रालय जो है वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब क्षेत्रों में जो पैसा बजटरी एलोकेशन होता है उसको कन्वर्ज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए के विशेष हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा। जैसे ये जो 150 डिस्ट्रिक्ट हाईली वल्नरेबल है मान लीजिए देश में, इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाकर इनका कृषि को सुधार करने के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने खुद सजेशन दिया था 2 साल पहले। अच्छा। वो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का जो सुझाव था उसको सरकार ने मान लिया और इसको काम भी शुरू किया है। तो मान लीजिए हर साल हम ये 3 साल से NREG हमारे जो नेशनल नरेगा जो है, नरेगा में कम से कम 5 से 10 लाख तक हमारे छोटे छोटे पॉन्ड्स हम बनाना शुरू किया है। ठीक है। गत साल में 10 लाख किया गया है, उससे पहले 8 लाख किया गया था। और इसके साथ माइक्रो इरिगेशन जो है, जी। माइक्रो इरिगेशन जो वृद्धि हो रहा है वो तो विशेषकर रेनफेड स्टेट्स में ही हो रहा है, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, और इसमें काफी सब्सिडी भी दी जा रही है किसानों को माइक्रो इरिगेशन के साधनों को अपनाने के लिए। क्या उसमें और बढ़ावे की जरूरत आपको महसूस हो रही है? यस, इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पहले जो होता था कम से कम 5 से 6 लाख हेक्टेयर मात्र हो रहा था जी। अब 3 साल से इसको बढ़ाकर 1.2 मिलियन हेक्टेयर में पहुंचा है। और हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर साल 2 मिलियन हेक्टेयर
माइक्रो इरिगेशन में हम कवर करेंगे। जी, तो चलिए। यही हमारा टारगेट है। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ और लोग यहाँ पर जो बैठे हैं चाहेंगे कि आप लोग भी अपना सुझाव दें। हाँ, बताएं। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार है, डॉक्टर मनोज कुमार। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का एक संस्थान है, वन विज्ञान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में है। तो हम लोग का रिसर्च का फोकस फॉरेस्ट की ओर है। ठीक तो है। एक फॉरेस्ट वन एक ऐसा साइलेंट सपोर्टर इन एरिया में है, बिल्कुल साइलेंटली सपोर्ट करते रहता है। एग्रीकल्चर तो ज़्यादा दिखता है, लेकिन जो लोग, चूँकि रेनफेड एरिया में मेन डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है, अब एग्रीकल्चर नहीं होने पे उनकी डिपेंडेंसी या तो वहाँ से पलायन होता है, या तो फिर दूसरा स्किल डेवलपमेंट, या फिर एनिमल हस्बेंड्री। इवन एनिमल हस्बेंड्री में भी यदि एग्रीकल्चर से फ्यूल फॉडर वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो उनका फिर अल्टीमेट जो प्रेशर है वनों पे आता है। जी। तो जो लोग वनों के आसपास रह रहे हैं, तो उनकी जो डिपेंडेंसी तो वनों से पूरी हो जाती है, लेकिन जो वनों से दूर हैं खास करके, तो उनके लिए खास करके कृषि वानिकी का मॉडल, एग्रो फॉरेस्ट्री, उनके इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। आपने कृषि वानिकी का जिक्र किया। मैं जानना चाहूंगी कि कृषि वानिकी किस तरह से बारानी क्षेत्र के किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती है। पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो अभी वाटर यूज एफिशिएंसी का बात हुआ, ड्रिप इरिगेशन का, बट फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमें हेल्थ कार्ड का बात कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड हमें हर एक 2-3 साल में टेस्ट करना है, ये हमें स्टैटिक नहीं है, हर एक साल में करना है। अच्छा। अभी तक हमें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बहुत लो है। हमें नाइट्रोजन का बात करें, फास्फोरस का बात करें, लेकिन कोटेड यूरिया ऐसा चीज़ है जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कस्टमाइज फर्टिलाइजर, कोटेड यूरिया, जो हमें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। अच्छा। और ड्रिप फर्टिगेशन जो हम बता रहे हैं, तो उसका साथ लिक्विड फर्टिलाइजर का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है जो हमें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, इनपुट यूज एफिशिएंसी बढ़ाना है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सारे चीज़ इनपुट यूज एफिशिएंसी जब बढ़ाएंगे तब डबलिंग फार्मर्स इनकम की एक हिस्सा है। कृषि वानिकी के एक्सपर्ट है, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि कृषि वानिका का जब विषय आया है तो कृषि वानिका, देखिए हमें कृषि वानिका जो हम फॉडर का बात कर रहे हैं, हाँ। जो ये कृषि वानिका जो उपयोग होता है फॉडर में, ये कब होता है? जब हमें एक्यूरेट ड्राई सीजन में, समर सीजन में, जहाँ पे फॉडर नहीं मिलता है, तो हम जो 5 साल 10 साल का जो बगीचा है उसको हम ट्री है उसको प्रूनिंग करते हैं, और 25% प्रूनिंग अलाउड है, जिसमें हमें बागीचे में कोई नुकसान नहीं होता है। वो जो फॉडर है, वो जो उसका प्रूनिंग करके वो फॉडर इस्तेमाल होता है, वो अच्छा बागवानी का। ठीक है। उस्मान जी भी कुछ और इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। जी। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो हर मेड़ पर एक पेड़ हो। जी जी बिल्कुल। ये है कृषि वानिकी। ये बहुत ज़रूरी है। जो वातावरण में जो तब्दीली, माहौल में बदलाव आ रहा है, हर किसान को चाहिए कि वो अपने पेड़ लगाएं मेड़ पर, जो कि इसके फल के भी हों, फूल के भी हों, और जो चारा देते हैं वो भी हों, और दूसरे दवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी हों, और इसके बहुत लाभ हैं। इसके लाभ तो अन्य हर कोई जानता है, लेकिन लगाना मुश्किल है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे दलवाई साहब एक ऐसा प्रोग्राम दें जिनसे इंसेंटिव मिले, जिससे कि प्रोत्साहित हो, फार्मर को लगे कि भाई, किसान को लगे कि ये लगाना चाहिए, ये और उसकी बचाव तब, यानी कि जो हमारे जो पशु फिरते हैं ना, जो खुले छोड़ देते हैं, उसकी वजह से ये कृषि वानिकी आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई रूल बनता है, लॉ बनता है कि भाई इन्हें ओपन ग्रेजिंग, मेरी गाय भैंस हम छोड़ दिया बस, हाँ, अल्लाह के नाम पे या दांग भरोसे, ये नहीं हो सकता। ये इसको आप पाल के रखें, बंद के रखें, अच्छा खिलाएं, इसकी वजह से आपकी कृषि वानिकी जो 23% हम जो चाहते हैं कि भाई इंडिया का 23% एरिया फॉरेस्ट में हो, ठीक है, उसके लिए 33 भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दलवाई जी बताइए अब इसमें। जो डॉक्टर ओसामा साहब ने कहा ठीक बोल रहे हैं। कृषि वानी जो है, इसके लिए ऑलरेडी हमारा कुछ कार्यक्रम शुरू किया गया है, जैसे मेड़ पर पेड़। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो फॉरेस्ट एक्ट में नियम का बदलाव की ज़रूरत थी, वो किया जा रहा है। हर स्टेट को हमने ये लिखा है 10 हमारे जो आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ है, 14 स्पीशीज़ है, उनको लिबरलाइज करने के लिए। सो बहुत सारे स्टेट में, आज तक 16 स्टेट में ऑलरेडी लिबरलाइज किया गया है। इसका मतलब है फेलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, जैसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहिए था।
इसके अलावा हमने एक रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन को शुरू किया है। जी जी, इसमें लगभग 1400 करोड़ का बजटरी एलोकेशन भी है। तो हम इस ये बैम्बू मिशन में हर स्टेट के साथ ये बैम्बू को प्रमोट करने के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है उस पर विशेष हमारा लक्ष्य रहा है। ठीक, तो मैं मानता हूँ इस पर भी दिया जा रहा है, मगर और देने की आवश्यकता है। ठीक है। थर्ड तो जो बात उन्होंने कहा उसामा साहब ने, ये बहुत सच है कि हमारे देश में क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अवकाश है, मगर हम नहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ईस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मगर फैलो भी उतना ही है, क्योंकि खरीफ के बाद ये गाय को छोड़ देते हैं जी जी, या कैटल को छोड़ देते हैं। तो इसलिए किसान जो है सेकंड क्रॉप को जो ले सकते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। तो अब हमने ऐसा 12 मिलियन हेक्टेयर्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स को विशेष ध्यान से कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए अब हमने एक रोड मैप बनाया है और वो जारी है। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वेंकटेश्वर आलू जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है या उन किस्मों के विकास की बात हो रही है जो बारानी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, इस तरह क्या इन बारानी क्षेत्र की दशा को सुधारने में शोध और अनुसंधान की भूमिका को और बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा लगता है? अभी ये ICR के माध्यम से अब 2-3 ऐसे संस्थान हैं जो पूरा, एक बारानी कृष्ण हैदराबाद में है और दूसरा एक जोधपुर में है, शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान है, और अभी एक बारामती में भी एक संस्था खोला गया। तो ऐसा अनेक संस्थान ऑलरेडी है, काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो राज्य स्तर पर जो काम होता है, उनके राज्य में जो फसलें हैं उनका मतलब क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और इसके साथ साथ मतलब जो हमारा 4th प्लान से लेके आज तक हर साल हमारा कम से कम 10 से 15% जो है बजट भी बढ़ते जा रहा है अपना बारानी अनुसंधान के लिए। और मैं जानता हूँ कि आगे भी इसके लिए हमेशा के लिए प्रायोरिटी रहेगा। जैसा भी नारा बनाया गया, और ये अनुसंधान के साथ साथ प्रचार प्रसार भी इनके माध्यम से हो गए। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया था डॉक्टर रथ मूल्य संवर्धन का। मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ा सा और आप जोर दें और बताएं कि मूल्य संवर्धन के जरिए किस तरह से बारानी क्षेत्र के किसानों की स्थिति और बेहतर हो सकती है। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी एक्चुअली हम लोग ज़्यादा देखते हैं कैसे जो प्रोडक्शन जो रेनफेड एरिया में है उसका वैल्यू कैसे बढ़ेगा, जैसे वैल्यू कैसे बढ़ेगा, कैसे प्रोसेसिंग होगा, उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कैसे मिनिमाइज हो एंड फार्मर्स को ज़्यादा इनकम मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स MSP के लिए तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो उनका बहुत सारे पॉइंट्स है, डायमेंशन से उसके हिसाब से उन्होंने कॉस्ट फिक्स करते हैं कैसे किस रेट में होगा। अभी करीब मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स का 1.5 गुना तो ऑलरेडी MSP फिक्स भी हो गया है। बट हमारा जो ध्यान है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी में, मेनली जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो बहुत ज़्यादा है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे प्रोसेसिंग का प्रावधान किया जाए, उसका वैल्यू चेन कैसे इम्प्रूव किया जाए, मार्केट कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट और इनकम मिले। जी, और चलते चलते डॉक्टर दलवाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर रथ ने जो कहा उसके बाद आगे कुछ? आपने MSP के बारे में पूछ रहे थे। जी जी, तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार का लक्ष्य ये है कि किसानों का जितना उत्पादन होगा उस पर उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले जी। तो इसलिए जो स्वामीनाथन साहब का रिकमेंडेशन था जी कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1.5 टाइम्स दिया जाए, तो अब उसको लागू किया गया है। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है हर कमोडिटीज पर। ठीक है। और इससे ये फायदा हुआ है कि रेनफेड एरियाज में जितने क्रॉप्स थे, हर प्रकार के मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। उदाहरण हमारा बाजरा, वो तो बहुत कम था पहले, अब तो 1 क्विंटल 2940 बन गया है। तो ज्वार हो, रागी हो या ये बाजरा हो, इसके साथ पल्सेस पर तो 2 साल से इतना बढ़ाया गया है, अब तो वो 7000 से अधिक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है, जो मिनिमम तो 50% था, मगर यहाँ 80% 90% हो गया है।
तो इससे ज़रूर किसान को अब इंटर क्रॉप कंपैरिजन में, इसका मतलब है अगर वो कॉटन के साथ कंपेयर करेंगे या पैडी के साथ कंपेयर करेंगे, अब उनको लाभ थोड़ा पहले से ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी बात ये है, खाली एमएसपी तो घोषित होता था हर साल, मगर इस साल से पीएम आशा जो है, ये नया कार्यक्रम को जो लागू किया गया है, इसके तहत अब हर प्रकार के कमोडिटीज को खरीदा जाएगा जब मार्केट में रेट गिरेगी। तो इसके साथ हमारे रेनफेड एरियाज को बहुत लाभदायक होगा, किसानों को लाभदायक होगा। बिल्कुल। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के वाद संवाद में बस इतना ही। मिलेंगे अब अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय पर करने वाद संवाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।